हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी। पिछली वीडियो में हमने एनसीईआरटी की जो बुक थी आपके पास, उसमें से जो आपके पेज नंबर 46 हो गए, 48 हो गए, इनमें कुछ क्वेश्चंस थे। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक्सरसाइज भी करवाऊंगी। तो उस वीडियो में तो हमारी एक्सरसाइज के केवल एक क्वेश्चन हो पाया था, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें हमने जो बोरोन था और ऑक्सीजन था उसकी परसेंट निकालनी थी। वो क्वेश्चन तो हो गया था, लेकिन मैं आज इस वीडियो में उस क्वेश्चन को दोबारा कराऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चों को वो ठीक से समझ में नहीं आया था। तो मैंने सोचा चलो दोबारा करा दिया जाए उस क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज हम करेंगे उस क्वेश्चंस को इस वीडियो में, और जो आपकी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की वो भी हम करते हैं। क्या था हमारे पास क्वेश्चन? 0.24 ग्राम हमें क्या दे रखा था? ऑक्सीजन दे रखा था। सॉरी, ये ऑक्सीजन और बोरोन का मिश्रण था। ठीक है, युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि 0.096 ग्राम आपका क्या उपस्थित था इसमें? बोरोन। और ऑक्सीजन की मात्रा थी 0.144 ग्राम। ऑक्सीजन है, उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप में परिकलन करना था हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताया, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा इसका फॉर्मूला, हम किस तरीके से इसको निकालते हैं। पहले तो हमारा टोटल आ जाएगा कि टोटल हमारा क्या है, जो ऑक्सीजन और बोरोन का भारात्मक विश्लेषण है, या जो उसका ग्राम है, क्या था इसमें हमारे पास? भारात्मक ही था। ठीक है, या आप द्रव्यमान भी लिख देना, तो वो हो जाएगा हमारे पास 0.24 ग्राम। फिर आप लिखोगे बोरोन का। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमने भारात्मक विश्लेषण निकालना है परसेंट में, तब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास बोरोन का है और अपॉन टोटल, और परसेंट निकालने के लिए पता ही है आपको, 100 से हम क्या करते हैं? इनटू करते हैं। चलो करते हैं इस क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्या करना है? बोरोन का, बोरोन का भारात्मक विश्लेषण। क्या हो जाएगा आपका? देखो कितना दे रखा, 0.096 ग्राम। ठीक है, ग्राम को हम जी से भी प्रदर्शित करते हैं, और जी और एम दोनों स्मॉल में, इसको भी हम क्या करते हैं? ग्राम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुल की जगह, आप या तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो? कुल भारात्मक विश्लेषण, या आप लिख सकते हो ऑक्सीजन तथा दूसरा क्या है आपके पास? बोरोन का भारात्मक विश्लेषण। कितना दे रखा आपको? अच्छा, ये था हमारे पास 0.24 ग्राम। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है यहाँ पे? उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप में परिकलन करना है कि हमारे पास बोरोन कितना परसेंट उपस्थित है और ऑक्सीजन कितना है। तो बोरोन के लिए क्या लिखोगे आप यहाँ पे? बोरोन ये हो जाएगा आपका बोरोन के लिए। ठीक है, बोरोन के लिए क्या हो जाएगा हमारा? मैंने आपको बताया है अभी। वही क्या लेना है हमने? सबसे पहले हम लेंगे कि जो हमारा कुल वो है, क्या बोलते हैं उसको, आपका जो बोरोन का भारात्मक विश्लेषण है, और अपॉन में टोटल आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, डायरेक्ट लिख दे रही हूं मैं, ये हो जाएगा आपका 0.096, ये आपका 0.096 अपॉन 0.24 इंटू 100। ठीक है,
पॉइंट से आपके यहाँ से 2 पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको आप जब ये 1 नहीं है आपका, ठीक है, तो ये आ जाएगा 96/240 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल करोगे, ठीक है, ये आ जाएगा 4, तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 40%। ठीक है, समझ में आया? 24 इंटू 4 करोगे 96, तो 4 इंटू 10 40%। क्लियर हुई बात? अब हम निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं हम? अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए। अब लिखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए, सेम एज इट इज वही करेंगे। क्या आएगा ऑक्सीजन के लिए? सबसे पहले आपको क्या निकालना है? यहाँ पे क्या लिखोगे आप? जो आपके पास ऑक्सीजन का दे रखा, ऑक्सीजन के लिए कितना दे रखा? 0.144 अपॉन एज इट इज 0.24। ठीक है, इंटू परसेंट निकालने के लिए 100। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट हटाओगे, यहाँ से ये पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे 0 लगा दोगे। ठीक है, 0 से 0 मर्ज हो जाएगा, यहाँ पे ये जाता है 24 इंटू 6 करोगे तो ये आएगा 144, तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 60%। क्लियर हुई बात? अगर हम बात करते हैं बोरोन की, तो बोरोन है आपका 40% इस यौगिक में और अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन है आपका 60%। क्लियर हुई बात? क्वेश्चन में यही पूछ रखा था कि कितना परसेंट आपका बोरोन उपस्थित है, कितना परसेंट आपका ऑक्सीजन उपस्थित है। क्लियर हुई बात? इस फॉर्मूले के थ्रू, फॉर्मूला क्या लगा था यहाँ पे आपका, आप लिखोगे यहाँ पे क्लियरली लिखोगे, आप क्या लिखोगे कि बोरोन के लिए बोरोन का भारात्मक विश्लेषण और यौगिक का भारात्मक विश्लेषण या कुल यौगिक का भारात्मक विश्लेषण इनटू परसेंट निकालने के लिए इनटू 100। क्लियर? इस इज एज इट इज ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का भारात्मक विश्लेषण आ जाएगा अपॉन में कुल यौगिक का भारात्मक विश्लेषण, या क्या लिखोगे? बोरोन और ऑक्सीजन का भारात्मक विश्लेषण और इनटू में परसेंट निकालने के लिए 100। ठीक है, क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, क्या बोल रखा है इसने कि 3 ग्राम हमारा क्या है, यहाँ पे कार्बन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएं तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड आपका निर्माण होगा? आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित होगा? ठीक है, सबसे पहली बात तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा दे रखी है। ओके, ठीक है, कितना दे रखा? 3 ग्राम आपका क्या है, कार्बन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन है। ये क्या कर रहे हैं, जब ये जल रहे हैं तो ये क्या निकल रहा है इनसे, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है ये। ठीक है, आपको पता ही है रिएक्शन किस प्रकार से होती है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये हो जाता है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है आपके पास। तो अगर हम बात करें, कार्बन कितना है आपका 3 है, ऑक्सीजन कितना है आपका 8 है, यहाँ पे आपको कितना प्राप्त हो रहा है, ये देखो वही एज इट इज, इनको भी ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका, हमें दे रखा है उन्होंने 11 ग्राम। ठीक है, इनको भी ऐड करके 11 ग्राम आ जाएगा। अब आगे कि अच्छा, अगर हम इनको देखो तो आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पे कि जो आपका राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों अगर इसको भी ऐड करोगे तो कितना आएगा, 11 आएगा और यहाँ पे भी 11 है। इसका मतलब कि ये जब हमने रासायनिक संयोजन का नियम पढ़ा था, रासायनिक संयोजन के 2 नियम है, एक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा क्या है आपके पास, स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अगर हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद 2 हमारे पास होते हैं। ठीक है, अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उत्पाद जो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है आपका, बराबर होता है।
या फिर हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान को नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। संरक्षण से ही आपको यहाँ पे आभास हो रहा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं, संरक्षण का मतलब किसी चीज का संरक्षित होना, ठीक है, मतलब उसकी सुरक्षा होना। क्लियर हुई बात। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता था कि अगर आप किसी भी यौगिक को किसी भी स्रोत से प्राप्त करें तो उनके एलिमेंट्स का जो रेशियो होता है वो स्थिर होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास? क्वेश्चन था हमारे पास कि हमारे पास क्या दे रखा था, 3 ग्राम कार्बन दे रखा था, 8 ग्राम आपको ऑक्सीजन दे रखा था। इनको जलकर हमें 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई। देन जब हम 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाते हैं, ठीक है, सुनो यहाँ पे क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। देखो यहाँ पे था हमारे पास 3 ग्राम कार्बन, इसमें भी 3 ग्राम कार्बन है, इसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन है, जो कि ये पर्याप्त है, और यहाँ पे भी आपका 50 ग्राम है। अब आप बताओ कि 3 ग्राम कार्बन के साथ केवल 8 ग्राम ऑक्सीजन आपकी क्या हो रही है, पर्याप्त हो रही है। तो जो बाकी है 50 ग्राम में से आप क्या करोगे, 8 जो है माइनस कर दोगे, ठीक है, तो आपके पास 42 ग्राम ऑक्सीजन बच जाएगा। अब इसका कोई यूज नहीं होगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि 3 ग्राम के लिए पर्याप्त क्या है, कार्बन है। 8 ग्राम के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, बाकी तो बच जाएगा, ठीक है। तो 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर भी उतनी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। मैंने बताया आपको, क्योंकि वो दोनों ही उतना ही यूज कर रहे हैं, ये भी इतना ही यूज करेगा और ये वाला जो दोनों उतने ही यूज करेंगे आपके, ठीक है। आगे 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की एक निश्चित अनुपात क्या है, 3:8 या 3:8। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें दे रखा है, ठीक है, में ही संयोग करते हैं। अतः 8 ग्राम ऑक्सीजन ही 3 ग्राम कार्बन से संयोग करेगी, ठीक है। तो हमारे पास कितना बच जाएगा यहाँ पे शेष, आपके पास यहाँ पे शेष बच जाएगा ये 42 ग्राम ऑक्सीजन बच जाएगी, जो कि प्रतिक्रिया नहीं करेगी, ठीक है। और यह किस पे आधारित है, देखो हमारे पास 2 प्रोडक्ट थे या 2 यौगिक थे, ठीक है। एक था कार्बन ऑक्सीजन का, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कंपाउंड है, इसमें हम यूज कर रहे हैं 3:8 का। नेक्स्ट जब हमारे पास 50 ग्राम ऑक्सीजन आई, कार्बन की मात्रा उतनी ही है, तो उसमें भी हम क्या यूज कर रहे हैं, उसमें भी हम 8 ग्राम आपकी ऑक्सीजन ही यूज कर रहे हैं। तो 2 हमारे पास यौगिक थे, एक यौगिक था हमारा कार्बन ऑक्सीजन का, दूसरा यौगिक भी क्या था, कार्बन और ऑक्सीजन का था। लेकिन जब हमने इनका रेशियो करा तो रेशियो क्या आया, डिफरेंस हमने था हमारे पास, ठीक है। जब हमने इनको करा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इनका संयोजन किया, तब हमें क्या प्राप्त हुआ कि जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये तो केवल क्या करेगा, 3:8 में ही कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। तो बाकी तो जो आपके पास 50 ग्राम में से हमने 8 ग्राम यूज कर दिया, तो 42 ग्राम बच गया। तो इसका मतलब कि फर्स्ट वाले कंपाउंड में भी उतना ही रेशियो था जितना कि आपका क्या था, दूसरे वाले में था। क्लियर है बात। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, आपका स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है आपका, कि अगर हम किसी भी यौगिक को किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके पास पानी है, ठीक है, पानी आपने एक आरओ से भरा, ठीक है, एक ग्लास में आपने आरओ से भरा, एक ग्लास में सामान्य जो आपका नल होता है वहां से, ठीक है, एक ग्लास में आपने हैंडपंप से भरा, एक ग्लास से आपने नदी से भर लिया, 4 ग्लास हो गए। अब हमने उनमें विद्युत का चालन करा, रासायनिक परिवर्तन से हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पृथक कर दिया। तो आप उसमें पाओगे कि जो आपके पास 4 नमूने हैं, एक था आपका आरओ से,
एक था सामान्य नल से, एक था आपका हैंडपंप से, एक था आपका एक नदी से। तो आप उसमें देखोगे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो था वो चारों में बिल्कुल निश्चित था। ठीक है, हमने क्योंकि हमारे पास स्रोत क्या थे, अलग अलग थे, एक आरओ था, नल था, हैंडपंप था और नदी थी। ये हमारे पास क्या थे, स्रोत आपके अलग अलग थे, लेकिन जो रेशियो है तत्वों के बीच का जो रेशियो है इनमें वो बिल्कुल निश्चित था। तो यही आपको क्या है, स्थिर अनुपात का नियम है। क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। इसमें नाम से ही आपको प्रदर्शित हो रहा होगा बहु परमाणु, बहु मतलब बहुत सारे। ठीक है, देखते हैं। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, बहुपरमाणुक आयन कहलाते हैं। जैसे आपका सल्फेट हो गया SO4 2-। ठीक है, 2- क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि जो सल्फेट होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद जब वो 2 इलेक्ट्रॉन आपका त्याग करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्योंकि त्याग करने पर तो इसमें धनावेश आता है। ठीक है, मतलब इस पे नहीं, हम किसी भी तत्व की बात कर रहे हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन त्याग करे तो उस पर धन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास सल्फेट में क्या है, नेगेटिव चार्ज है 2, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, बहुपरमाणुक आयन सल्फर और ऑक्सीजन 2 प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, क्या मिलकर बना है, 2 प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। एक क्या है, इसमें सल्फर है, दूसरा आपके पास इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। इसी प्रकार से हमारे पास अमोनिया हो गया और हाइड्रोक्साइड हो गया, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड हो गई आपकी। ठीक है, आपके हाँ यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा ये कार्बोनेट है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका क्या होता है, CO2 होता है, और CO3 क्या होता है आपका, कार्बोनेट होता है। बात करते हैं अगर हम CO की, तो ये होता है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये हो जाएगा यहाँ पे, देखो ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 2 है, तो कार्बन 1 है। ठीक है, डाई मतलब 2, ऑक्साइड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाई ऑक्साइड। अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन कितना, 1, तो 1 को क्या बोलते हैं, मोनो। ठीक है, और 2 को क्या बोलते हैं, डाई। क्लियर भी बात? इसीलिए हम इस तरीके से हमारा क्या बन जाते हैं, सूत्र भी बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, बहुपरमाणुक हो जाएंगे आयन, जिनमें क्या होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा। आयन मतलब, आयन मैंने आपको बताया 2 प्रकार से आयन होते हैं आपके, एक होता है धनायन, एक होता है ऋणायन। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज मतलब धनायन आ जाता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, बहु मतलब बहुत, बहुत मतलब 2 या 2 से अधिक। परमाणु आपको पता है कि वह पदार्थ जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके बहुपरमाणु कहलाते हैं। ठीक है, तो यही है आपके पास कि परमाणु जिन पर नेट आवेश, चार्ज, धनायन, आयन यही होते हैं आपके। ठीक है, बहुपरमाणु आयन कहलाते हैं। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास कि निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखने हमने। ठीक है, रासायनिक सूत्र से आप भली बातें परिचित होंगे। रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, किसी पदार्थ को या किसी यौगिक को उसके तत्व, मतलब कोई तत्व उसका जो यौगिक है, अगर हम उनको प्रतीकात्मक या प्रतीक के रूप में निरूपित करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन गैस तो हम लिखते हैं O2, नाइट्रोजन N, बात करें नाइट्रोजन गैस की N2। ठीक है, तो ये क्या है हमारे, ये हमारे सिंबल हैं तत्वों के। ठीक है,
तो किसी भी यौगिक या किसी भी पदार्थ को हम प्रतीकात्मक या प्रतीकों के रूप में निरूपण को ही क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, आपके रासायनिक सूत्र कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास फर्स्ट क्या है, हमारे पास यहाँ पे दे रखा, पहला दे रखा आपको मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, क्या दे रखा आपको, मैग्नीशियम क्लोराइड लिख लेते हैं पहले यहाँ पे। मैग्नीशियम सिंबल क्या होता है मैग्नीशियम का, Mg, क्लोराइड। ठीक है, अब बात करते हैं सिंबल की। मैग्नीशियम Mg होता है, क्लोराइड से आप क्लोरीन समझते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका Mg प्लस Cl। ठीक है, एक और चीज, मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन आपका क्या करता है, त्याग करता है। त्याग करने के बाद इसमें आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। कितने आएंगे, जितने उसने इलेक्ट्रॉन त्याग करे होंगे। तो यहाँ पे आ जाता है आपका 2 पॉजिटिव। ठीक है, क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, तो इस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तब हम इनको किस तरीके से लिखते हैं, 1 और 2। तब ये लिखते हैं हम इसको MgCl2। क्लियर हुई बात। दूसरा लिखते हैं, मैग्नीशियम हो गया। दूसरा है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का क्या होता है आपका Ca, क्लोराइड से आप क्या समझते हैं, क्लोरीन। ठीक है, तो लिखते हैं Ca प्लस। ठीक है, बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम भी एज इट इज मैग्नीशियम की तरह 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये त्याग करता है। ठीक है, त्याग करने के बाद इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, क्लोरीन वही 1 नेगेटिव। तो ये इस तरीके से 1 2, तो इसके लिखते हैं CaCl2। ठीक है, बात करते हैं कॉपर नाइट्रेट की। थर्ड वाला है हमारे पास कॉपर नाइट्रेट। थर्ड, ठीक है, कॉपर को किससे डिनोट करते हैं हम, Cu से डिनोट करते हैं। बात करते हैं नाइट्रेट की, NO3। ठीक है, तो हमारा जो कॉपर हो गया ये हो जाएगा हमारा Cu। ठीक है, और नाइट्रेट को मैंने क्या बताया आपको कि नाइट्रेट को हम किससे डिनोट करते हैं, नाइट्रेट को हम NO3 से डिनोट करते हैं। तो NO3 में आपका क्या होता है, 2 नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो ये इसको अगर हम लिखें तो 2 माइनस, तो ये हो जाता है आपका 2 1 Cu2NO3। ठीक है, फोर्थ वाला, फोर्थ है आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ यहाँ पे। एल्यूमिनियम को हम Al से डिनोट करते हैं। बात करते हैं अगर हम क्लोराइड की, एल्यूमिनियम, अच्छा क्लोराइड हमारा क्लोरीन हो गया। एल्यूमिनियम क्या होता है हमारा, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये दान करता है या त्याग करता है। 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद इसमें 3 नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्या सॉरी 3 पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आपके क्या कर रहे हैं, ये त्याग कर रहे हैं। ठीक है, तो 3+। बात करते हैं अगर क्लोरीन की, तो 1 माइनस, तो ये आ जाता है आपके पास 1। तब इसका सूत्र बनता है AlCl3। बात करते हैं अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, क्या बोला मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम को Ca, कार्बोनेट को CO3। तो कार्बोनेट में 2 माइनस होता है, इसमें क्या होता है आपका 2 माइनस प्लस 2, तो 2 से 2 क्या हो जाता है आपके मर्ज हो जाते हैं। तो ये फॉर्मूला बनता है CaCO3। ठीक है, एक बार मैं कॉपर नाइट्रेट को क्रॉस चेक करके आपको बताती हूँ कि जो आपका कॉपर नाइट्रेट है, अच्छा यहाँ पे मैंने आपको बताया जो आपका कॉपर है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया इसको। तो यहाँ पे नाइट्रेट में
आएगा आपका एक माइनस होता है आपका नाइट्रेट, ठीक है। नाइट्रेट में क्या होता है, एक माइनस होता है, और कॉपर में 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है, तो इसमें क्या आ जाता है 2 पॉजिटिव चार्ज। और NO3 जो आपका नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो एक नेगेटिव चार्ज आता है। तो लिखेंगे किस तरीके से इसको, 1 2, तो ये हो जाएगा आपका CuNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। क्या हो जाता है ये आपके पास, 1 मिनट, ठीक है, क्या हो जाता है CuNO3 का होल ट्वाइस। क्लियर हुई बात, आगे देखते हैं। इसी तरीके से आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी यौगिक दिया हो और उसके सूत्र निकालने हैं आपको, तो आपको क्या पता होने चाहिए, एक तो सिंबल पता होने चाहिए, दूसरे आपको चार्ज पता होने चाहिए कि कौन से तत्वों में या कौन सा जो आपका बहुपरमाणुक आयन होते हैं उनमें कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, या कितना उनमें चार्ज होता है। क्लियर है बात। तो जैसे यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट था, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉपर नाइट्रेट में मेरे दिमाग में वही चल रहा था, मतलब NO4 हो जो हाथ, इसी तरीके से मतलब कंफ्यूज हो गई थी मैं। तो जो नाइट्रेट होता है उसमें क्या आता है, एक माइनस आता है, वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, और जो कॉपर होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है। क्लियर हुई बात। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमें यौगिक दे रखे हैं, हमें इन यौगिक में पहले तो हमें इन यौगिकों का सूत्र मतलब सिंपल सा लिखना है, ठीक है। दूसरी चीज, इनमें हमने देखना है कि कौन से यौगिक में कौन कौन से एलिमेंट्स आपके उपस्थित होते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम, अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वाला है, फर्स्ट है हमारे पास बुझा हुआ चूना, ठीक है। बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। बुझा हुआ चूना क्या होता है इसका, CaOH का होल ट्वाइस। अब बात करते हैं इसमें तत्व, तो तत्व कौन कौन से हैं, क्लियरली विजिबल है आपको, एक कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, और तीसरा क्या है आपके पास, हाइड्रोजन है। क्लियर हुई बात। चलो देख लेते हैं, लिख लेते हैं इसको, क्या क्या है आपके पास, कैल्शियम, ऑक्सीजन, और तीसरा है आपके पास हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सिंपल सा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो इसमें होते हैं हमारे पास हाइड्रोजन H और ब्रोमीन, ठीक है। आपको प्रॉपर ढंग से लिखना है, क्या लिखोगे, बुझा हुआ चूना, सूत्र लिखोगे CaOH का होल ट्वाइस, उसके बाद क्या लिखोगे, इस यौगिक में निम्नवत तत्व उपस्थित हैं, कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रोजन ब्रोमाइड में क्या होता है, HBr होता है आपका, अच्छा मैं यहाँ पे सूत्र लिखना भूल गई, ठीक है। क्या होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड का आपका HBr, ठीक है। तो क्या लिखोगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उसके बाद लिखोगे इस यौगिक में हाइड्रोजन और ब्रोमीन तत्व उपस्थित है। क्लियर हुई बात, आगे देखते हैं। तीसरा है हमारे पास बेकिंग पाउडर, ये इसे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये होता है आपका बेकिंग सोडा, ठीक है। Na सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब लिख लो इनके एलिमेंट्स के नाम, सोडियम
Na सिंबल भी लिखना है आपने। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखना है, Ca, ऑक्सीजन को O और हाइड्रोजन का H, ठीक है। सोडियम Na, हाइड्रोजन H, तीसरा है आपके पास कार्बन C, चौथा है आपके पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम O से डिनोट करते हैं। प्रॉपर ढंग से आपने लिखना है, बिल्कुल अच्छे, ठीक है, ठीक है। चौथा है आपके पास पोटेशियम सल्फेट। नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है इसका सूत्र जो है पोटेशियम K2SO4, ठीक है। SO4 में 2 माइनस चार्ज आता है, K में 1 पॉजिटिव चार्ज आता है, तो क्या हो जाता है, सूत्र क्या बन जाता है तब इसका, K2SO4। तो लिखेंगे यहाँ पे पोटेशियम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे पोटेशियम के, ठीक है। दूसरा क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे SO4, सल्फेट नहीं लिखना है सीधा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बहुपरमाणुक आयन है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सल्फर। सल्फर का सिंबल S। तीसरी चीज क्या है यहाँ पे आपके पास, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वही O, ठीक है। क्लियर हुआ, देख लीजिए आप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, ठीक है। क्या क्या दे रखा है हमारे पास, एथाइन दे रखा है हमें, सल्फर अणु, ओके। यहाँ पे ये Si नहीं है, ठीक है, ये S8 है, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो रखा है, ठीक है। फास्फोरस अणु P4, फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान भी आपको दे रखा है, यहाँ पे 31 है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो गया। नाइट्रिक अम्ल आपका क्या दे रखा है, HNO3 दे रखा है, ठीक है। बात करते हैं अगर हम, अच्छा इसमें हमने क्या निकालना है, आपका मोलर द्रव्यमान निकालना है। क्लियर हुई बात, देखते हैं हम। सबसे पहले हमने किसका निकालना है आपके पास, एथाइन का, ठीक है। एथाइन के लिए क्या है, एथाइन का फॉर्मूला C2H2, फर्स्ट वाला क्या है आपके पास यहाँ पे, एथाइन। लिखोगे भी आप प्रॉपर ढंग से, एथाइन, ठीक है, वही फॉर्मूला C2H2। अगर हमें क्या निकालना होगा, मोलर द्रव्यमान निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि आपको यहाँ पे क्या निकालने होंगे, इनका सबसे पहले तो आपको द्रव्यमान पता होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान। जैसे आपके पास कार्बन है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के कितना होता है आपके पास, हाइड्रोजन का 1 होता है। अगर हम बात करें दूसरा क्या दे रखा आपको, फास्फोरस दे रखा, फास्फोरस 31 होता है। हाइड्रोजन वही आ गया फिर से, कितना ऑर्डर होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रोजन का 14, कार्बन का वही 12 हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा आपको, यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है। तो ऑक्सीजन का कितना होता है आपके पास, 16 होता है। सल्फर का कितना हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 32, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जैसे हमारे पास जितने कार्बन होंगे या जितने हाइड्रोजन, कोई भी एलिमेंट्स होगा, जितना होगा उसका द्रव्यमान निकालना है। मतलब द्रव्यमान तो हमें पता है, उसको उसी नंबर से इंटू कर देनी है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, मोलर द्रव्यमान निकल जाएगा, ठीक है। जैसे आपके पास क्या है, एथाइन है। एथाइन में क्या कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे सिंपल सा आप क्या कर दोगे, एथाइन है आपके पास, ठीक है। इथाइन आ गया। कार्बन के कितने होते हैं, 12 होते हैं आपके पास। कितना होता है, 12, ठीक है। तो 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 इंटू 1। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। और उसके बाद ऐड कर दीजिए, 12 इंटू 2 24 प्लस 2
तो ये आ जाएगा आपके पास 26। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा क्या है आपके पास, सल्फर अणु। सल्फर, ठीक है, सल्फर में अच्छा यहाँ पे उसने सल्फर क्या दे रखा, 8 दे रखा, S8 दे रखा। कितना दे रखा आपके पास, S8। सल्फर का मैंने बताया आपका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 32 होता है। 32 इंटू क्या करोगे आप, 8 करोगे, तो आपका आ जाएगा ये 6, और यहाँ पे 8 3 जा 24, 24 और 1 25। ठीक है, 2 5 6। क्लियर हुई बात। तीसरी चीज हमारे पास क्या है यहाँ पे, फॉस्फोरस अणु। ठीक है, क्या दे रखा उसने हमें, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कितना है हमारा यहाँ पे, अच्छा P4 दे रखा। कितना दे रखा है यहाँ पे हमारे पास फॉस्फोरस, 31 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 4, ये हो जाएगा 12, तो 124। इसी तरीके से आप क्या करोगे, जो आपने क्या लेने हैं, आपके पास कंपाउंड लेने हैं, यौगिक लेने हैं, उनके बाद आपको उनके परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए, तो आप उससे क्या निकालोगे, इनके मोलर द्रव्यमान बड़े आसानी से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्लियर हुई बात। तो नेक्स्ट क्या था हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। थर्ड वाला है हमारे पास, सॉरी फोर्थ वाला है ना ये, ठीक है, फोर्थ है हमारे पास HCl। ठीक है, HCl में कितना होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, तो 1 इंटू 1 प्लस Cl क्लोरीन कितना होता है, 35.5। कितना होता है आपके पास, 35.5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 36.5। क्लियर हुई बात। फिफ्थ वाला देख लेते हैं। फिफ्थ है आपके पास नाइट्रिक अम्ल, HNO3। ठीक है, सीधा लिख देती हूं मैं, HNO3। ठीक है, हाइड्रोजन 1 इंटू 1 प्लस नाइट्रोजन कितना होता है, 14 इंटू 1। ठीक है, 14 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, 14 इंटू 1। ऑक्सीजन 3 इंटू 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन के कितना होता है आपका, एक ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो आपके होता है 16। तो यहाँ पे कितने हैं आपके पास, 3 है, तो क्या लिखोगे, 16 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 14 प्लस 16 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 48। ठीक है, अब इनको प्लस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 8 12 1 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ आपके पास 63। क्लियर हुई बात। इसी तरीके से आपको कुछ यौगिक और लेने हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, या तो फिर एक बार क्या करना है, वीडियो को देखना है, उसके बाद वीडियो को देखने के बाद आप क्या करोगे, पहले वीडियो में देखना है किस तरीके से मैंने सॉल्व कर रखा है, उसके बाद वीडियो को पॉज करके स्वयं से खुद से क्या करना है, कॉपी लेनी है, यौगिक नोट करने हैं कौन कौन से यौगिक हैं, और उनके मोलर द्रव्यमान आपको क्या करना है, निकालने हैं। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न का द्रव्यमान क्या होगा, 1 मोल नाइट्रोजन है आपके पास। ठीक है, 1 मोल क्या है, नाइट्रोजन। दूसरा 4 मोल हो गए आपके पास एल्यूमिनियम परमाणु। एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 दे रखा। 10 मोल आपके पास क्या हो गए, सोडियम सल्फाइड हो गया। सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे विजिबल है, आपके पास क्या दे रखा उसने, Na2SO क्या दे रखा, 3। ठीक है, सबसे पहले आपके पास हमने निकालना है नाइट्रोजन का द्रव्यमान। ठीक है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे, पहले तो आपने लिखना है यहाँ पे N। अच्छा, ये हमारे पास फर्स्ट है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है आपके पास, 14। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा आपके पास, हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14। उसके बाद यहाँ पे जो आपके पास N है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या यहाँ पे क्या है आपके पास, 1 है। तो इसका जो द्रव्यमान होगा किसका, 1 मोल नाइट्रोजन का, तो आप लिखोगे 1
मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा आपके पास 14 इंटू 1, तो ये होगा 14 ग्राम। क्लियर है बात, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। सेकंड देख लेते हैं, बी पार्ट, 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु। ठीक है, एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 दे रखा, Al का वही सेम लाइन लिखनी है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है आपके पास एल्यूमिनियम का, यहाँ पे आपको दे रखा 27। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे मोलों की संख्या कितनी है, मैं डायरेक्ट n लिख रही हूँ, स्मॉल n से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कितना दे रखा था आपको, यहाँ पे 4 दे रखा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, 4 मोल एल्यूमिनियम Al से हम डिनोट करते हैं का द्रव्यमान, ये हो जाएगा 20 इंटू 4, 4 7 जा 28, 8 लिखोगे, 2 4 इंटू 2, ये हो जाएगा 108 ग्राम। क्लियर है बात। अब देखते हैं हमारे पास थर्ड क्या दे रखा हमें, थर्ड दे रखा 10 मोल सोडियम सल्फाइड। ठीक है, क्या दे रखा, 10 मोल, पहले वही लिखोगे आप। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास पहले क्या था, नाइट्रोजन अलग था, एल्यूमिनियम आपके पास क्या था, अलग था। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे सोडियम का अलग निकालना है, सल्फर का आपने अलग से निकालना है, तीसरी चीज यहाँ पे क्या है आपके पास, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आपने फिर से अलग से निकालना है। बात करते हैं अगर हम सोडियम की, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, सोडियम का होता है 23 परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, सोडियम का कितना होता है आपके पास 23। बात करते हैं अगर हम सल्फर की, S, इसका होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। कितना होता है ऑक्सीजन का आपके पास 16। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल प्रॉपर ढंग से आपने लिखना है, अच्छे से लिखोगे आप। क्या लिखना है, पहले सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, फिर उसके बाद सल्फर का परमाणु द्रव्यमान, फिर लिखोगे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। उसके बाद हम लिखेंगे कि Na2SO3 का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास Na2SO3 का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे कि इन सबको बिल्कुल जैसे हम पहले लिखते थे, पहले कैसे लिखते थे हम, बिल्कुल ये। ठीक है, तो हमने क्या करना है, देखो सोडियम का यहाँ पे कितने अणु हैं, 2 है, तो 2 इंटू 23, ये हो जाएगा आपके पास 46। ठीक है, फिर डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं। अच्छा, मैं डायरेक्ट ना लिख के आपको अच्छे तरीके से समझा के लिख लेती हूँ ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। 20 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 32 प्लस 16 इंटू 3। ठीक है, तो ये लिखोगे आप 46 प्लस 32 प्लस 48। ठीक है, क्लियर, ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 6 और यहाँ पे 4 4 8 3। ठीक है, तो ये 1 2 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या निकल गया हमारा, किसका, सोडियम सल्फाइड का। ठीक है, सोडियम सल्फाइड का क्या निकल गया आपके पास, यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान निकल गया। अब हमें किसका निकालना है, 10 मोल का, 10 मोल Na2SO3 का परमाणु द्रव्यमान, या अब परमाणु द्रव्यमान ना लिख के क्या लिख सकते हो, दूसरा द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जो हमारे पास जैसे एल्यूमिनियम का था, तो एल्यूमिनियम का द्रव्यमान इंटू हम क्या कर रहे थे, जो हमारे पास उसने मोल दे रखा है 4 दे रखा था, तो 27 इंटू 4। यहाँ पे भी 10 दे रखा, तो 10 इंटू कितना आ जाएगा आपके पास 126, तो ये आ जाएगा आपके पास 1260 ग्राम। ठीक है, विजिबल है, नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मोल में परिवर्तित करना है। ठीक है, इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या
इक्वल्स टू दिया गया द्रव्यमान अपॉन जो आपके पास क्या होगा, मोलर द्रव्यमान होगा। लिख लेती हूं मैं यहाँ पे ताकि आपको, ठीक है, दिक्कत ना आए। क्या होता है हमारे पास, मोलों की संख्या ठीक है, मोलों की संख्या क्या होंगी, जैसे हमारे पास यहाँ पे कितना दे रखा है, आपके पास 12 दे रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोलों की संख्या इक्वल्स टू दिया गया द्रव्यमान अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, जो मोलर द्रव्यमान होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये मोलों की संख्या के लिए फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, 12 ग्राम क्या दे रखा है आपके पास, ऑक्सीजन दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे यहाँ पे ए, ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन गैस है ना आपके पास, ठीक है। ऑक्सीजन गैस के लिए हम क्या लिखते हैं, O2 के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन O2 के लिए क्या लिखोगे, मोलों की संख्या, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर देती हूं, दिया गया द्रव्यमान, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास द्रव्यमान क्या दे रखा है, जो दे रखा है 12 ग्राम दे रखा है, 12, ठीक है। और जो मोलर द्रव्यमान होता है ऑक्सीजन गैस का, देखो एक अणु अगर ऑक्सीजन का होगा तो उसका होता है 16। अगर आपके पास 2 अणु हैं तो उसका हो जाता है 16 इंटू 2, तो ये हो जाता है आपके पास 32, ठीक है। तो अगर आप इसको जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके ये आता है आपके पास 0.375, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपके पास, तो ऑक्सीजन जो गैस है उसके लिए क्या आ जाएगी, ये मोलों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हुई बात। अब हम देखते हैं दूसरा वाला, सेकंड है हमारे पास 20 ग्राम जल है ना, तो जल फॉर्मूला H2O। H2O का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। H कितना है, 1 जो द्रव्यमान होता है। अणु कितने यहाँ पे 2 हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। और ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए इसको लिखेंगे हम क्या बोल, कितना दे रखा है यहाँ पे 20, और जो मोलर द्रव्यमान होता है जल का वो होता है आपके पास 16। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 2 हैं, तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास 2, तो 16 + 2 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 18, डिवाइड करने पर आंसर होगा आपके पास 1.1। क्लियर है बात। अब तीसरा देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CO2 का क्या मोलर द्रव्यमान, कार्बन 12, ठीक है, ऑक्सीजन 16 × 2, ठीक है। तो ये हो जाता है आपके पास 32 + 12 44, तो ये हो जाएगा 22/44, 1/2, क्या लिखते हैं 1/2 को 0.5। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारे पास ऑक्सीजन जो परमाणु है इसका द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। तो द्रव्यमान होता है हमारे पास मोलर द्रव्यमान इंटू क्या दे रखा आपके पास, कि जो आपके पास मोलों की संख्या होगी, क्या है मोलर द्रव्यमान, ठीक है। अच्छा सॉरी, प्रॉपर ढंग से लिखना है तो लिखेंगे हम इसको। पहले आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे द्रव्यमान, इसको हम M से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये होगा आपके पास मोलर द्रव्यमान, कैपिटल M से डिनोट करते हैं मोलर द्रव्यमान को, अपॉन सॉरी इनटू दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास, जो आपके पास क्या होगा, एक तो द्रव्यमान निकालना है, दूसरा मोलर द्रव्यमान, और तीसरा हो जाएगा आपके पास मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। इसको हम
स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, फर्स्ट वाला क्या है हमारे पास, फर्स्ट में 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या होगा इसका ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन परमाणु के लिए। ठीक है, क्या होगा द्रव्यमान ऑक्सीजन परमाणु के लिए, m हो जाएगा। मोलर द्रव्यमान क्या होता है ऑक्सीजन का 16। ठीक है, क्या होता है मोलर द्रव्यमान ऑक्सीजन का 16 इंटू मोलों की संख्या कितनी है 0.2, तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास 3.2, क्योंकि 16 इंटू 2 32। ठीक है, एक पॉइंट है तो 3.2। ठीक है, एज इट इज हम निकालेंगे बी वाला। बी क्या है हमारे पास, जल अणु H2O। तो H2O का क्या होता है आपके पास 2 + 16, तो ये हो जाता है आपके पास 18। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे जल के लिए। ठीक है, जल का हो जाता है हमारे पास H2O 2 + 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 18 इंटू क्या दे रखा 0.5, तो होगा 18 इंटू 5/10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर 2, ये हो जाएगा आपके पास 9। क्लियर हुई बात। या तो आप इस ऐसे भी लिख सकते हो 18 इंटू 5 90 होता है, तो 1 पॉइंट है तो 9.0, तो 9 ही लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर के अणुओं की क्या करना है, हमने परिकलन करना है। वही एज इट इज हमारे पास क्या दे रखा, फिर से एस कितना दे रखा आपका 8 दे रखा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, वही अणुओं की संख्या मतलब मोलों की संख्या, वही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, द्रव्यमान इक्वल्स टू स्मॉल m इक्वल्स टू हमारे पास क्या था m मोलर द्रव्यमान इंटू n। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, n निकालना है। n निकालना है तो यहाँ पे m इंटू क्या आ जाएगा m। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो जब हमारे पास बराबर के इधर अगर कोई नंबर इंटू में हो तो वो उसका जब हम पक्षांतर करते हैं तो वो डिवाइड में आ जाता है, मतलब उसके जो चिन्ह हैं वो क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अगर प्लस में है तो माइनस होगा, माइनस है प्लस होगा, डिवाइड है इंटू होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई है इंटू मल्टीप्लाई एक ही होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुई बात। सीधा अब क्या निकालना है हमने, S है तो S8 के लिए। ठीक है, n कितना होगा आपका। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं m कितना है। ठीक है, m कितना दे रखा आपके पास, यहाँ पे द्रव्यमान कितना दे रखा आपको 16 दे रखा है। अब S8 है, एक जो आपके पास सल्फर होता है उसका जो 32 होता है ना, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, अगर हम S8 के लिए निकालें तो 32 इंटू 8 हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका 256। ठीक है, तो ये हो जाएगा 256, 16 अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास 256, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/6। ठीक है, सॉरी हाँ 1 क्या हो जाएगा 16, क्योंकि 16 को अगर हम 256 से डिवाइड करते तो आपको यह पता होगा कि जो 256 होता है वो क्या होता है 16 का क्या होता है स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, n निकालना है। तो n, अच्छा यहाँ पे हमारा क्या होता था, ठीक है सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा, अच्छा आपको क्या करना है, यहाँ पे n जो है वो हो जाएगा आपका स्मॉल n, या आपका यहाँ पे स्मॉल n है। ठीक है, कैपिटल n नहीं है, ये कैपिटल n तो हमें फाइंड करना है ना, तो ये कैपिटल n है, स्मॉल n हमने फाइंड करना है। तो अपॉन आवोगाद्रो संख्या n नॉट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं n नॉट को। n नॉट क्या होता है हमारे पास, आवोगाद्रो संख्या होती है। ठीक है, ये स्मॉल n ही रहेगा आपके पास यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास स्मॉल n और यहाँ पे कैपिटल n, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका n इक्वल्स टू n अपॉन कैपिटल N। ठीक है, n कितना दे रखा आपको, n दे रखा आपको 1/16।
ठीक है। अवोगाद्रो संख्या इक्वल्स टू n कितना है आपके पास, n हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल N से, और जो हमारा स्मॉल n है ये क्या है हमारे पास, मोलों की संख्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास अवोगाद्रो संख्या 6.0, क्या होती है आपके पास अवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो ये n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 6.002 10 की पावर 23 अपॉन 16। ठीक है, क्लियर हुई बात। क्या करा हमने, n इक्वल्स टू के इधर था, तो हमारे पास अवोगाद्रो संख्या किस में थी, वो डिवाइड में थी, तो डिवाइड से किस में चली जाती है, मल्टीप्लाई में चली जाती है। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये कितना आएगा आपका 6 पॉइंट, वही सेम हो जाता है, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो तो सेम आता है आपके पास। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 3.76 इंटू 10 की पावर 22। ठीक है, यही क्या आ जाएगी आपके अणुओं की संख्या आ जाएगी। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब क्या दे रखा है यहाँ पे 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, मैं एल्यूमिनियम आयनों की संख्या परिकलन करना है। किसी आयन का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना कि उस वस्तु तत्व के परमाणु द्रव्यमान होता है। एल्यूमिनियम का हमें यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान आपके पास यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमने क्या निकालना है, Al2O3, इसका हमने मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो इसके लिए हम सीधा लिखेंगे Al2O3 डायरेक्ट 2 इंटू 27। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 16 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 54 प्लस 48। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ 482 हो गया आपके पास, और ये हो जाएगा आपके पास 102। ठीक है, ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, इसमें हमें क्या दे रखा था, इसका क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है। ठीक है, जो हम इसको अब हमने क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या निकल गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो मोलर द्रव्यमान है वो निकाल दिया है। अब हमने क्या निकालना है, 1 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निकालना है। ठीक है, अगर हम बात करें 1 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की Al2O3, तो ये होगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम कैसे निकालते हैं, याद आया है, N इक्वल्स टू M मोलर द्रव्यमान अपॉन जो आपके पास क्या होता था, द्रव्यमान। ठीक है, तो अब यहीं पे एज इट इज वही लिख देंगे हम 54, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 54 अपॉन 102। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है यहाँ पे, अब आपको किसका निकालना है, 0.51 का। अभी हमने किसका निकालना है, 1 ग्राम का निकालना है। अगर हम 0.51 का निकालते हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ओके सॉरी, यहाँ पे क्या होना था आपका, हाँ 54 हो गया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 27, और ये हो जाएगा आपके पास 51। ठीक है, ठीक है, 54 लिख दिया मैंने, 0.051, तो ये हो जाएगा Al2। ठीक है, तो ये 27 अपॉन 51 इंटू 0.051। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे हमने 30 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 51 से ये क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तब आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 27। ठीक है, अपॉन 1000, इसको हम लिख सकते हैं 0.027। ठीक है, जबकि आपको पता है जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का कितना होता है 7U से हम, ठीक है, डिनोट करते हैं। ये आपका यहाँ पे ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब हमने लिखना है यहाँ पे एक क्या लिखना है आपको, यहाँ पे एक जो आपके पास मोल है, 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए, 1 मोल एल्यूमिनियम कितना होता है आपके पास, एक एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 27U होता है। ठीक है, अगर हम उसको 1 मोल एल्यूमिनियम लिखेंगे तो कितना लिखते हैं हम 27 ग्राम। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो Al इक्वल्स टू 27U। ठीक है, तो अगर हमने 1 मोल का निकालना है तो वो किस में आ जाएगा, आपके पास ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, अब हमने निकालना है 27 ग्राम
एल्यूमिनियम का परमाणु। ठीक है, क्या निकालना है यहाँ पे आपने, ठीक है, कि इसमें कितने परमाणु हैं आपके, तो वही आवोगाद्रो संख्या से, ठीक है, क्या हो जाएगी आपके पास आवोगाद्रो 0.6.002 इंटू 10 की पावर 23, ये आयन हो जाएंगे। ये किसमें है हमारे, ये हमारा 27 ग्राम एल्यूमिनियम परमाणु का क्या है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ये क्या है आवोगाद्रो नंबर है, आयन। अगर हम इसके लिए निकालते हैं इसके लिए, तो हमें क्या करनी होगी, आवोगाद्रो संख्या अपॉन 27 इंटू 0.27 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसके लिए निकालते हैं 0.027 ग्राम एल्यूमिनियम का परमाणु, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.22 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन यहाँ पे आपके पास 27 इंटू 0 पॉइंट क्या था आपके पास यहाँ पे 0.27। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर आप 27 को कैंसिल करोगे 27 से, तो आपको क्या करना है, नीचे क्या कर देना है 100 से क्या करोगे आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज देखते हैं यहाँ पे। ओके, हमें यहीं पे सॉल्व करना होगा, स्पेस कम है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम 51 के लिए निकालते हैं, कितना दे रखा था हमारे पास 0.051 ग्राम, तो डायरेक्ट लिख दे रही हूं मैं, ये आ जाएगा हमारे पास 6.022 इंटू 10 की पावर। देखो यहां पे हमने क्या करना है, पॉइंट को हटाना है, पॉइंट को हटाने के लिए हम यहाँ पे 1, देखो पॉइंट के बाद जितने जीरो हैं हमने डिवाइड में उतने ही क्या कर देना है 1, और उसके बाद जितने नंबर हैं उतने ही जीरो लगा देने, तो हमारा पॉइंट हट जाता है। ठीक है, तो ये 27 से मर्ज हो जाएगा। अब हम इस 1000 को ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाता है 10 की पावर 3 हो जाएगी, तो 10 की पावर 23 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर आपका क्या हो जाता है यहाँ पे 20 हो जाता है। तो यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। ठीक है, ये क्या आप प्रॉपर ढंग से लिखोगे, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं लिखा नहीं है, तो आप क्या लिखोगे 0.51 ग्राम, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो क्वेश्चन में दे रखा है, आयन की संख्या। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे 6.022 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। क्लियर हुई बात, तो इसमें इतना ही क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, एक बार पहले वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको खुद से सारे न्यूमेरिकल और जितने सूत्र है लिखने के लिए उनको स्वयं करने हैं, खुद से करने हैं। मोलर द्रव्यमान वो भी आपको खुद ही करने हैं, खुद से। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कर नहीं पाओगे इन क्वेश्चनों को, अटक जाओगे कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।